हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है राजनीति में शोध पद्धति, रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 राजनीति में अनुसंधान विधियों का परिचय, इसको काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति में शोध पद्धति, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 1 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। आज की इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सभी टॉपिक्स को दोस्तों आपको अच्छे से समझाया जाएगा। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस यूनिट को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं मानवीय जांच और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। तो देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मानवीय जांच का क्या मतलब है। तो देखिए, मानवीय जांच एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। जैसे हम रोज़ कुछ देखते हैं, सोचते हैं, सवाल करते हैं, यह सब मानवीय जांच का हिस्सा है। बहुत सिंपल है दोस्तों, शाब्दिक रूप से ही समझ में आ रहा है कि मानवीय जांच, मानव के द्वारा जो स्वाभाविक रूप से जो किसी भी चीज़ की जांच की जाती है। कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वो चीज़ कैसे है, वो चीज़ क्यों है, किस तरह से बनी हुई है कोई चीज़। तो हम कई सारे चीज़ों को देखते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो मानव के द्वारा ये जो गतिविधि की जाती है, इसी को कहा जाता है मानवीय जाँच। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया गया है कि मानवीय जांच एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि हम रोज़ कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, सवाल करते हैं, ये सब मानवीय जांच का हिस्सा है। जैसे जैसे दोस्तों आप आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, आपको और अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। अब सामाजिक विज्ञान अनुसंधान क्या है? तो देखिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान इसी मानवीय जांच का वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप है। मतलब यह है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और मानवीय जांच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है, इसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है। जो जांच होती है वो वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, वो व्यवस्थित रूप में जांच की जाती है। इसमें हम समाज, लोगों के व्यवहार और उनकी समस्याओं को समझने के लिए नियमित तरीके से अध्ययन करते हैं। दोनों मिलकर हमें समाज की सच्चाई को समझने और समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों के ही द्वारा, मानवीय जांच और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों के ही द्वारा कई चीज़ों की जांच की जाती है, कई चीज़ों की रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सामान्य बातें थी कि मानवीय जांच क्या है और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान क्या है। अभी आगे और अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर होंगी। मानवीय जांच का स्वभाव देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है, मानवीय जांच की शुरुआत कैसे होती है? तो देखिए, मानव जांच की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। बचपन से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर सवाल पूछते हैं, जैसे कि ये कैसा हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, मानवीय जांच की शुरुआत कैसे होती है? तो देखिए, मानव जांच की शुरुआत जिज्ञासा से होती है, कुछ जानने की इच्छा से होती है। जैसे कि बचपन से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और सवाल करते हैं कि कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, कोई चीज़ मतलब वर्तमान समय में ऐसी है तो ऐसी क्यों है। तो हम कई सारे सवाल करते हैं अपने आप से। तो ये जो जिज्ञासा है मानव की, कुछ जानने की जो इच्छा है, यही क्या है? मानवीय जांच है। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, हम अगर एरोप्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से कि आखिर एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, एरोप्लेन ऐसा बनाया गया है, मतलब जो शेप एरोप्लेन की है वैसी एरोप्लेन की शेप क्यों है। तो मतलब यह है कि मानवीय जांच की जो शुरुआत है वो जिज्ञासा से ही होती है, कुछ जानने की जो इच्छा है मानव की, उसी से मानवीय जांच की शुरुआत होती है। अब देखिए दोस्तों, मानवीय जांच के दो प्रकार होते हैं, एक है अनौपचारिक जांच और एक है औपचारिक जांच। देखिए, अभी हम अनौपचारिक को समझते हैं। अनौपचारिक जांच
तो यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। जैसे हम अपने अनुभव, किसी से सुनी बात या अपनी समझ से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, बारिश के बाद ठंडी हवा आई तो हम कह सकते हैं अब मौसम बदल रहा है। इसमें वैज्ञानिक तरीका नहीं होता, इसलिए यह पूरी तरह सही भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों देखिए, मानवीय जांच दो प्रकार की होती है। एक होता है अनौपचारिक जांच। अनौपचारिक जांच का मतलब है कि बिना किसी वैज्ञानिक तरीके के प्रयोग के, बस अपने अनुभव के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से जब मानव किसी चीज़ की जांच कर लेता है, किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है, तो ये अनौपचारिक जांच होती है। जैसे कि बारिश के बाद ठंडी हवा आ गई, तो अब मानव अनुमान लगा लेता है कि ऐसी ठंडी हवा क्यों आ रही है, कि बारिश हुई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हवा जो चल रही है वो गर्म होने की बजाय अब वो हवा ठंडी है। मतलब जब मानव अपने हिसाब से कई तरह के अनुमान लगा लेता है बिना वैज्ञानिक तरीके के प्रयोग के, तो इसे ही हम कहते हैं अनौपचारिक जांच है। ये मानवीय जांच का अनौपचारिक जांच का हिस्सा है। तो आई होप यहाँ पे ये आपको बातें समझ में आई होंगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको मानवीय जांच का अर्थ भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने कई पॉइंट्स समझे जिससे आपको मानवीय जांच और अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा औपचारिक जांच भी है एक प्रकार मानवीय जांच का। तो यह एक ठोस, व्यवस्थित और सोच समझकर की गई जांच होती है। जैसे वैज्ञानिक या शोधकर्ता सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए डेटा और तर्क का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति, समाज विज्ञान आदि में इसी पद्धति से रिसर्च होती है। औपचारिक जांच क्या है दोस्तों? तो मानवीय जांच का जो औपचारिक जांच का प्रकार है, इसमें क्या है कि जो जांच की जाती है वो कुछ डेटा का प्रयोग करके की जाती है। कुछ तर्क होते हैं तो उनको ध्यान में रखा जाता है, उसके हिसाब से जांच की जाती है। मतलब कुछ जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने मानवीय जांच के दो प्रकार को समझा कि एक अनौपचारिक प्रकार है और एक है औपचारिक। तो यहाँ पर अभी हमने ये बातें समझी। अब यहाँ पर हम मानवीय जांच की विशेषताओं को समझ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा, मतलब ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानवीय जांच की विशेषताएं। तो देखिए, जिज्ञासा से प्रेरित मानवीय जांच की एक विशेषता यही है कि सबसे पहले सवाल आता है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मनुष्य के अंदर जानने, किसी चीज़ को समझने की जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है, उसी से मानवीय जांच की शुरुआत होती है। तो ये भी मानवीय जांच की एक विशेषता है, जिज्ञासा से प्रेरित होती है मानवीय जांच। इसके अलावा अवलोकन पर आधारित, हम अपने आसपास की चीज़ें ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं, जैसे कौन सी नीति ज़्यादा असरदार रही। मतलब मानवीय जांच की एक विशेषता है अवलोकन पर आधारित। मतलब जो मनुष्य है वो कई चीज़ों को देखता है, समझता है, कई चीज़ों के बारे में सोचता है और अपने हिसाब से फिर वो अपने किसी चीज़ को लेकर समझ विकसित करता है। तो मानवीय जांच में जो अवलोकन है, जो अनुभव है व्यक्ति का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा प्रश्नों पर केंद्रित, ये जो मानवीय जांच होती है वो प्रश्नों पर केंद्रित होती है। जैसे कि मनुष्य अपने आप से प्रश्न करता है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है तो ऐसी कैसे है, क्या है। तो ये जो सवाल हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं, ये भी एक विशेषता है। इसके अलावा अनुकूलनशील, जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है, हमारी सोच यानी कि मनुष्य की सोच और जांच की प्रक्रिया भी बदलती है। मतलब समय के साथ अनुकूलनशीलता इसमें दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पर मानवीय जांच को समझा कि मानवीय जांच का क्या अर्थ है। एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ। मानवीय जांच का मतलब यही है कि मनुष्य के द्वारा किसी चीज़ की जो स्वाभाविक रूप से जो जांच की जाती है वही मानवीय जांच है। इसे आप बहुत नॉर्मली समझ सकते हैं कि आज आपने कोई चीज़ देखी तो आप अपने आप से सवाल कर रहे हो कि वो चीज़ ऐसी क्यों है, वो ऐसी कैसे बनी है। तो आप किसी चीज़ को देखकर उसे समझने का जो प्रयास कर रहे हो, यही मानवीय जांच है। ठीक है, आपने किसी मशीन को आपने देखा, आप मतलब प्रश्न कर रहे हो, आप जांच कर रहे हो कि ये मशीन कैसे बनी है, इस मशीन, मतलब ये मशीन कैसे चलती है। ठीक है, तो ये जो जांच है आपके द्वारा, अगर ऐसी कोई जांच की जा रही है तो ये मानवीय ही जांच है। तो अभी हमने मानवीय जांच से संबंधित कई पॉइंट्स को पढ़ा। इन सभी पॉइंट्स को अगर अब आप एक साथ अच्छे से समझेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से मानवीय जांच का अर्थ तो स्पष्ट हो ही जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको मानवीय जांच समझ में आया हो।
अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की। देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मानवीय जांच का एक व्यवस्थित विस्तार। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए दोस्तों, मानवीय जांच और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जांच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च या जांच, समझ लो। देखिए, मानवीय जांच में और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस क्या है कि मानवीय जांच की अपेक्षा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में ज़्यादा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की, ये किसी चीज़ पर जब ये रिसर्च करती है तो इसमें ज़्यादा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है, आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, डेटा का प्रयोग किया जाता है, जो तर्क हैं किसी चीज़ के लिए, जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ताकि जो जांच हो वो काफ़ी ज़्यादा सही रिजल्ट दे सकें। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मानवीय जांच का ही एक व्यवस्थित विस्तार है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान मानवीय जांच का विस्तार करता है, जिसमें सामाजिक मुद्दों की जांच के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के बारे में विश्वसनीय, निष्पक्ष और सत्यापन योग्य ज्ञान उत्पन्न करना। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के प्रमुख विषयों में समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान शामिल है। यहाँ पर वही बातें जो मैंने आपको अभी बताई दोस्तों, कि ये जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है ये सामाजिक मुद्दों की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करता है। ठीक है, और मतलब इसका उद्देश्य होता है कि ये सामाजिक घटनाओं के बारे में ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा निष्पक्ष और ऐसी बातें बता सके जो सही हों पूरी तरह। आई होप यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के उद्देश्य। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे जो बातें बताई, इसे भी आप लिख सकते हो उद्देश्य में, कि इसका एक उद्देश्य है कि सामाजिक घटनाओं के बारे में विश्वसनीय, निष्पक्ष और सत्यापन योग्य ज्ञान उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये भी उद्देश्य ही था। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का एक उद्देश्य है वर्णन करना। ठीक है, किसी घटना का वर्णन करना, किसी सामाजिक मुद्दे को डिस्क्राइब करना। ठीक है, वर्णन करना। सांस्कृतिक प्रथाओं या राजनीतिक प्रणालियों जैसे सामाजिक घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करना इसका एक उद्देश्य है, कि कोई भी जो घटना हुई, सामाजिक कोई घटना थी, कोई राजनीतिक घटना थी, ठीक है, जो भी मतलब घटना थी, तो उसका वर्णन करना, उसको अच्छे से उसका विवरण देना, तो इसका एक उद्देश्य ये है। इसके अलावा स्पष्टीकरण, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना, सामाजिक व्यवहार और घटनाओं के अंतर्निहित कारणों और तंत्रों को समझाना, कि कोई घटना हुई तो उसके क्या कारण थे। ठीक है, कई सारी जो बातें हैं, स्पष्टीकरण है, वो देना इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा पूर्वानुमान, ठीक है, एक प्रेडिक्शन देना, पूर्वानुमान करना, मौजूदा डेटा के आधार पर भविष्य के सामाजिक रुझानों और परिणामों का पूर्वानुमान लगाना। इसके अलावा हस्तक्षेप, सामाजिक समस्याओं को संबोधित करने और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों का विकास करना। मतलब जो सामाजिक समस्याएं हैं उन्हें सरकार के सामने लाना, उन्हें जनता के सामने लाना, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनको सामने लाना, और जो सामाजिक कल्याण से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, जो नीतियां हैं, उनको बेहतर बनाने में ये योगदान करना, इसका उद्देश्य है कि ये योगदान करें। तो सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सिंपल है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, तो किसी घटना का वर्णन करना, किसी घटना का स्पष्टीकरण देना, पूर्वानुमान लगाना, आंकड़ों का, डेटा का प्रयोग करके भविष्य में किस तरह के भविष्य के लिए किस तरह के अनुमान किसी घटना, किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर लगाए जा सकते हैं, तो पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करना इसका एक उद्देश्य है। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में पद्धतियाँ, यानी कि कौन कौन से तरीके सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में प्रयोग किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो तरीके प्रयोग किए जाते हैं इनको समझते हैं। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान में जब हम किसी समस्या या सवाल की जांच करते हैं तो उसे करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये तरीके 3 भागों में बांटे जा सकते हैं: गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रित। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम 3 तरीकों की बात करने जा रहे हैं। एक है गुणात्मक, एक है मात्रात्मक और एक है मिश्रित तरीका। ये 3 तरीके हैं जो कि मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में किसी विषय की जांच के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं गुणात्मक पद्धति को, क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव मेथड को समझते हैं हम यहाँ पर। तो यह पद्धति लोगों के अनुभवों, भावनाओं और विचारों को समझने पर ध्यान देती है। इसमें क्या और कैसे जैसे सवालों के जवाब खोजे जाते हैं। इसके अलावा जो मात्रात्मक है, एक बार उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मात्रात्मक पद्धति, तो मात्रात्मक पद्धति कैसी है? तो देखिए, इस पद्धति में आंकड़े और संख्याओं का उपयोग होता है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई चीज़ कितनी बार या कितने प्रतिशत होती है। मतलब क्या है दोस्तों कि मात्रात्मक पद्धति में डेटा का प्रयोग किया जाता है, संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। जबकि हम देखते हैं कि जो गुणात्मक पद्धति है उसमें अनुभवों का प्रयोग किया जाता है, भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, विचारों का प्रयोग किया जाता है किसी चीज़ को समझने के लिए। बहुत सिंपल है। आई होप यहाँ पर आपको गुणात्मक पद्धति समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, गुणात्मक पद्धति क्या है? तो गुणात्मक पद्धति या गुणात्मक ये जो तरीका है, इसमें हम किसी चीज़ की जांच अपने अनुभव पर करते हैं। हमारी जो भावना है, ठीक है, हमारे जो विचार हैं किसी चीज़ को लेकर, उसके आधार पर जब हम किसी चीज़ की जांच करते हैं तो इसे हम कहेंगे गुणात्मक पद्धति। इसमें हमने आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया, डेटा का प्रयोग नहीं किया। इसमें बस क्या है कि व्यक्ति अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी भावना के हिसाब से, अपने विचारों के आधार पर किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, इसमें जैसे कि व्यक्ति इसमें प्रश्न करता है कि कोई चीज़ है तो वो मतलब कोई चीज़ क्या है, ठीक है, क्या है, कैसे है, जैसे सवाल करके कोई व्यक्ति आंसर खोजने का प्रयास इसमें करता है। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखिए कि ये जो तरीका है इसमें व्यक्ति अनुभव, भावनाओं और विचारों के आधार पर किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है। देखिए, कई तरीके हैं इसमें प्रयोग होते हैं, कई जो तकनीकें वो प्रयोग होती हैं, जैसे कि इंटरव्यू के द्वारा किसी व्यक्ति से बात करके विचार जानना। तो ये जो गुणात्मक पद्धति है उसी में कई तरीके हैं जिसके द्वारा जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिसके द्वारा किसी चीज़ की जांच की जाती है। जैसे कि इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति से बात करके, डायरेक्टली किसी व्यक्ति से बात करके किसी व्यक्ति के विचार को समझना। इसके अलावा फोकस ग्रुप, लोगों के समूह से चर्चा करना। फोकस ग्रुप में क्या होता है दोस्तों कि कई लोगों का समूह होता है, उससे चर्चा की जाती है, तो इससे भी कई सारी जानकारी सामने आती है। इसके अलावा प्रतिभागी अवलोकन, इसमें क्या होता है कि लोगों के बीच रहकर उन्हें देखना और समझना। मतलब जो शोध करता है, जो किसी चीज़ की जांच कर रहा है, किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है, तो वो लोगों के बीच रहकर किसी चीज़ को समझने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई नीति लागू की गई है, तो मान लीजिए कोई शोध करता है, तो वो जिन लोगों पर नीति को लागू किया गया है उन लोगों के बीच रहकर वो शोधकर्ता समझ सकता है कि किसी नीति का असर लोगों पर कैसा हो रहा है। तो कई सारी जानकारी इससे मिलती है। तो प्रतिभागी अवलोकन भी एक तरीका है। दस्तावेज विश्लेषण, पुराने कागजात, किताबें या वीडियो आदि को पढ़कर, देखकर समझना। ठीक है, दस्तावेज विश्लेषण, कई सारे जो दस्तावेज हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे कि जो पुराने कागजात हैं, किताबें हैं, वीडियो है, तो इससे भी कई सारी जानकारी ली जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो तकनीकें बताई गई हैं ये क्या हैं? तो ये कुछ तरीके हैं जो कि गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होंगी। गुणात्मक पद्धति का अर्थ आपको समझ में आया होगा, और अर्थ में ये सारी बातें शामिल हैं कि इसमें इंटरव्यू के द्वारा, फोकस ग्रुप के द्वारा, प्रतिभागी अवलोकन, दस्तावेज विश्लेषण, ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि जानकारी को इकट्ठा किया जा सके, किसी चीज़ की जाँच की जा सके। बाकी दोस्तों आगे कई सारे जो टॉपिक हैं उनमें भी गुणात्मक पद्धति को कई बार बताया गया है। तो आगे भी आपको ये जो गुणात्मक पद्धति है, ये जो मात्रात्मक पद्धति है, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। इसी यूनिट में, इसी चैप्टर में कई बार आपको गुणात्मक पद्धति को पढ़ना है। तो जब आप कई बार पढ़ लेंगे गुणात्मक पद्धति को, तो आपको काफ़ी अच्छे से गुणात्मक पद्धति और मात्रात्मक पद्धति समझ में आ जाएगी। अब देखिए गुणात्मक पद्धति के क्या फ़ायदे हैं, ये जो मेथड है इसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए, गहराई से जानकारी मिलती है, एक फ़ायदा ये हो गया। इसके अलावा समाज के व्यवहार को अच्छे से समझा जा सकता है। इसके अलावा तरीका लचीला होता है। ठीक है, ये जो तरीका है ये लचीला होता है। मतलब अगर ऐसा लगता है कि कोई नई जानकारी आई है तो उसको शामिल करना आसान होता है। इसके अलावा इसकी कुछ कमियां भी हैं गुणात्मक पद्धति की। पहला है कि नतीजे हमेशा सभी पर लागू नहीं होते। ठीक है, ऐसा होता है कि जो भी जांच की गई, जो भी रिज़ल्ट आया जांच करके, तो ऐसा भी होता है कि जो परिणाम है वो हमेशा सभी पर लागू नहीं होता। समझने में शोधकर्ता की राय भी शामिल हो सकती है।
ऐसा भी हो सकता है कि शोधकर्ता ने अपनी राय, अपने विचार को अधिक शामिल कर लिया हो किसी जांच में, ठीक है। समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है, तो ये भी इसकी एक कमी है। तो फ़ायदे क्या है, कमी क्या है, इसको भी हमने देखा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा मतलब इसे आप लाइटली लीजिए, ठीक है। आपने गुणात्मक पद्धति को समझ लिया है और आगे भी कई बार मैं आपको बताऊंगा, तो इससे आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे आगे और अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। मात्रात्मक पद्धति क्या है, ये आपको मैंने बता ही दिया था कि इसमें आंकड़ों का प्रयोग होता है, संख्याओं का प्रयोग होता है, इसमें डेटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तकनीकें इसमें क्या है, जैसे कि गुणात्मक पद्धति में इंटरव्यू था, फोकस ग्रुप था, प्रतिभागी अवलोकन था, ठीक है। तो जो कई सारे तरीके गुणात्मक पद्धति में प्रयोग होते थे, तो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ तकनीकें हैं, कुछ तरीके हैं जो कि मात्रात्मक पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे किया जाता है, सवालों की सूची होती है, ठीक है, लोगों से जवाब मांगा जाता है कि आप इन सवालों के आंसर दीजिए, सर्वे किया जाता है, लोग जवाब देते हैं। इसके अलावा प्रयोग भी इसमें शामिल है, किसी चीज़ के असर को परखने के लिए नियंत्रित तरीके से किया गया अध्ययन, इसमें प्रयोग भी शामिल है। इसके अलावा सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है, डेटा की व्याख्या के लिए प्रतिगमन और कारक विश्लेषण जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ विधियाँ बताई गई हैं सांख्यिकीय विश्लेषण से संबंधित, जिसके द्वारा डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, डेटा का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा सामग्री विश्लेषण, यह देखना कि किसी खबर या विज्ञापन में कोई शब्द कितनी बार आया है, मतलब कोई जानकारी किसी सामग्री में कितनी बार प्रयोग की गई है, ठीक है। कोई मान लीजिए कहीं से कोई खबर मिली, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कहीं से कोई जानकारी मिली है, तो उस जानकारी में कितनी बार किसी चीज़ का वर्णन किया गया है, तो जो सामग्री है उसका विश्लेषण करना भी इसमें शामिल है। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि मात्रात्मक पद्धति में, क्वांटिटेटिव मेथड में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। मात्रात्मक पद्धति के क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए, आंकड़े साफ और भरोसेमंद होते हैं, बड़ी जनसंख्या पर लागू किए जा सकते हैं, अनुमान और निष्कर्ष आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि गहराई की कमी होती है, सब कुछ संख्याओं में मतलब गहराई से जांच की कमी होती है। इसके अलावा सब कुछ संख्याओं में नहीं समझा जा सकता, सवाल और माप एक जैसे होने चाहिए, मतलब जिस सवाल का उत्तर खोजा जा रहा है या जिस चीज़ की जांच की जा रही है, तो जो उसके लिए जो आंकड़े का प्रयोग हो रहा है, उसके लिए जो डेटा का प्रयोग हो रहा है, वो भी उसी से संबंधित होने चाहिए। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं मिश्रित पद्धति की। तो देखिए क्या है यह वह तरीका है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का मिला जुला उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वो तरीका है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पद्धति को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, सकारात्मक बिंदु क्या है इसमें, तो देखिए, दोनों तरीकों के लाभ मिलते हैं। देखिए, मिश्रित तरीका अपनाने से ये होता है कि जो गुणात्मक तरीके हैं, जो गुणात्मक पद्धति और जो मात्रात्मक पद्धति के जो लाभ हैं, जो फ़ायदे हैं, उन दोनों का लाभ इसके द्वारा मिलता है। यानी नतीजे विश्वसनीय भी होते हैं और गहराई वाले भी होते हैं, संतुलन बना रहता है, आंकड़े भी होते हैं और अनुभवों की समझ भी होती है, मतलब डेटा का भी प्रयोग किया जाता है और एक्सपीरियंस का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा समग्र चित्र सामने आता है, मतलब एक पूरा चित्र सामने आता है कि जिससे किसी भी सामाजिक घटना को हर कोण से समझा जा सकता है, मतलब काफ़ी गहराई से जांच हो पाती है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से कई सारे दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे से किसी घटना की जांच हो पाती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं मिश्रित पद्धति की। तो देखिए, दोनों तरीकों में विशेष जानकारी चाहिए, जैसे इंटरव्यू करना भी आना चाहिए और आंकड़े पढ़ना भी, मतलब दोनों तरीकों का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों तरीकों के प्रयोग के लिए शोधकर्ता के पास विशेष जानकारी होनी चाहिए, शोधकर्ता को आना चाहिए कि वो किस तरह से दोनों पद्धतियों के अनुसार किसी विषय की जांच कर सकें। समय और मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि दो तरीके एक साथ अपनाने पड़ते हैं, तो ये भी इसकी एक कमी है। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रक्रिया की। देखिए, यहाँ पर इस यूनिट में कई सारे पॉइंट्स, कई सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। हम यहाँ पे सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अभी हमने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के बारे में कई सारी बातें पढ़ी। अभी हमने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से संबंधित कई सारी बातें, कई सारे पॉइंट्स को पढ़ा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रक्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की क्या प्रक्रिया है, तो इसको हम समझ रहे हैं। तो देखिए,
पहले एक शोध योग्य प्रश्न या समस्या चुनी जाती है, जैसे सोशल मीडिया का युवाओं की राजनीतिक सोच पर क्या प्रभाव है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो कदम है वो है समस्या की पहचान। ये जो प्रक्रिया है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की, इसमें पहला कदम है समस्या की पहचान। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, मतलब ये देखा जाता है कि किस विषय पर किसी शोधकर्ता को, किसी व्यक्ति को जांच करनी है। ठीक है, किसी को मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस विषय पर शोध किया जाना है, रिसर्च करना है, किस विषय पर अनुसंधान करना है, किस विषय की जांच करनी है, कि आखिर समस्या क्या है। ठीक है, किस समस्या की जांच करनी है, किस घटना की जांच करनी है। तो बहुत सिंपल है, पहला कदम यही है कि विषय को पहचाना जाता है कि किस समस्या की या किस विषय की जांच करनी है। ठीक है, जैसे कि टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी विषय लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए सोशल मीडिया का युवाओं की राजनीतिक सोच पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हो सकता है कि इसकी जांच कैसे, इसके बारे में शोध किया जाए, रिसर्च की जाए। तो समस्या की पहचान की जाती है पहले, या जो विषय है उसकी पहचान की जाती है। इसके अलावा साहित्य समीक्षा। अभी देखिए, साहित्य समीक्षा को आई थिंक आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है, लेकिन मुझे अभी मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि अभी बताना भी चाहिए मुझे, क्योंकि इस चैप्टर में आगे तो ये वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट यूनिट में आएगा। तो अभी यहाँ पर समझिए साहित्य समीक्षा क्या होती है। देखिए, जब हम कोई जांच करते हैं, कोई शोध करते हैं, तो हमारे से पहले भी किसी ने हो सकता है ना कि उस विषय में शोध की हो, तो हम उसकी जानकारी का जब उपयोग करते हैं, उसकी जानकारी को भी हम समझते हैं, ताकि हम आगे और अच्छा शोध या और अच्छा रिसर्च कर पाएँ। तो यही साहित्य समीक्षा है। अभी यहाँ पर देखिए, इससे जुड़े पुराने अध्ययनों और सिद्धांतों को पढ़कर शोध को और स्पष्ट किया जाता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए पहले एक ये तय कर लिया गया, जैसे कि यहाँ पर तय कर लिया गया कि मान लीजिए उदाहरण के लिए सोशल मीडिया का युवाओं की राजनीतिक सोच पर क्या प्रभाव है। अब इस पर शोध किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो साहित्य सामग्री का क्या साहित्य समीक्षा का क्या रोल है। तो साहित्य समीक्षा के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि इस विषय के आसपास या इस विषय से संबंधित पहले कितनी रिसर्च की गई हैं। ठीक है, ताकि उन रिसर्च को पढ़कर समझा और ज़्यादा जानकारी मतलब निकाली जा सके, और अच्छे से कुछ नई बातें जोड़ी जा सकें। जैसे कि दोस्तों हो सकता है ना कि इस विषय से संबंधित पहले भी कुछ व्यक्तियों ने लेख लिखे हों, कुछ व्यक्तियों ने कई जानकारी जुटाई हो। ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है, शोध करने में आसानी होती है। दोस्तों, साहित्य समीक्षा को आप यूनिट 2 में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर आपने समझा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रक्रिया में, अभी आपने यहाँ पर समझा कि पहले समस्या की पहचान की जाती है इसमें, इसके साथ ही इसमें साहित्य समीक्षा भी शामिल है। इसके अलावा परिकल्पना बनाना भी इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है, तो देखिए, एक अनुमान या स्पष्ट शोध प्रश्न तैयार किया जाता है। मतलब दोस्तों कि अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं कि जो शोधकर्ता है उसको किन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, पहले विषय की जांच तो पहले ही हो गई, कि जैसे कि यहाँ पर पहले ही विषय की जांच हो जाती है कि किस विषय पर शोध करना है, रिसर्च करनी है। लेकिन परिकल्पना बनाने में क्या है कि जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, वो तय कर लेता है कि उसे किन किन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जो कि ऊपर वाले उदाहरण से ही संबंधित है। जैसे सोशल मीडिया का उपयोग राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है, तो इसके लिए शोधकर्ता शोध करके यहाँ पर उत्तर देगा। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा तरीका भी चुना जाता है। शोध के लिए सही विधि, जैसे कि सर्वे करना है, इंटरव्यू के द्वारा, या आंकड़ों का विश्लेषण करना है। तो ये मतलब जो तरीके हैं शोध के, उनको मतलब उसको डिसाइड किया जाता है। मतलब शोध करने के लिए किस विधि को अपनाया जाए। डेटा इकट्ठा करना, चुनी विधि से जानकारी जमा की जाती है, जैसे लोगों से सवाल पूछकर। मतलब डेटा इकट्ठा करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा डेटा का विश्लेषण करना, जमा की गई जानकारी को समझकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसको समझा जाता है। ठीक है, नतीजे बनाना, शोध के परिणामों को रिपोर्ट या लेख में साझा किया जाता है। तो नतीजे बनाए जाते हैं, शोध के जो परिणाम हैं उसको रिपोर्ट या लेख में साझा किया जाता है। नैतिक नियमों का पालन करना, पूरे शोध में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी
निजता, किसी की निजता भंग ना हो, लोगों की सहमति से ही जानकारी ली जाए और सभी के साथ सम्मान से व्यवहार हो। तो नैतिक नियमों का भी पालन करना इसमें शामिल है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको बातें समझ में आई होंगी। बहुत आसान था, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान ये जो प्रक्रिया है, देखिए बहुत सिंपल है। इस टॉपिक में आपको यही बातें बताई गई कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जब किया जाता है, मतलब सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के द्वारा जो जांच की जाती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, यही बातें आपको बताई गई हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं मानवीय जांच और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ पर हम महत्व को समझ रहे हैं। तो पहला है समाज को समझने में मदद। यह हमें यह समझने में मदद करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, सोचते हैं और समाज में क्या समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन या असमानता आदि। मतलब देखिए समाज को समझने में मदद करते हैं। एक तो महत्व ये है, ये जो विधियां हैं मानवीय जांच, ये जो तरीके मानवीय जांच और ये जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है, इनके द्वारा जो जांच की जाती है, किसी घटना की जो जांच की जाती है, किसी विषय की जो जांच की जाती है, उसका महत्व ये है कि इनके द्वारा जो जांच की जाती है उससे समाज को समझने में मदद मिलती है। तो एक महत्व ये हो गया। इसके अलावा सरकार को नीति बनाने में मदद मिलती है, सरकार को भी नीति बनाने में मदद मिलती है। सरकार को सही फैसले लेने में मदद मिलती है, क्योंकि शोध से सच्चाई और आंकड़े मिलते हैं, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सुधार के लिए नीति बनाना। मतलब जब रिसर्च की जाती है तो रिसर्च करने के बाद कई सारे आंकड़े सामने आते हैं। ठीक है, तो रिसर्च जो की जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो सरकार को भी हेल्प करती है नीति बनाने में। तो इसके अलावा सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना। जब शोध से किसी अन्याय या भेदभाव का पता चलता है तो समाज में सुधार और बदलाव की मांग होती है। ये सामाजिक आंदोलन को ताकत देते हैं। तो सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। मानवीय जांच हमें सिखाती है कि चीज़ों को सिर्फ जैसे तैसे ना मानें, बल्कि उनके पीछे सोचें, सवाल करें और सच्चाई को परखें। तो लोगों की जो तर्क शक्ति है, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो भी बढ़ती है। इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुधार, बेहतर स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई के अभियान, ये सब अच्छे शोध के कारण ही संभव होते हैं। तो मतलब ये जो शोध किया जाता है दोस्तों, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने मानवीय जांच और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के महत्व को समझा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में आने वाली चुनौतियाँ। तो क्या चुनौतियाँ हैं? तो देखिए, मानव व्यवहार जटिल होता है। लोग हर बार एक जैसे व्यवहार नहीं करते, इसलिए यह तय करना मुश्किल होता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि मानव व्यवहार को समझना कठिन होता है। ठीक है, इसके अलावा नैतिक समस्याएं जैसे कि लोगों से जानकारी लेते समय उनकी अनुमति लेना, उनकी पहचान छिपाना, यह सब बहुत ज़रूरी होता है। तो नैतिक समस्याएं जैसे कि नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं कि जिस व्यक्ति से जानकारी ली गई है, तो जानकारी लेने से पहले उस व्यक्ति की अनुमति लेना, ठीक है, उसकी पहचान को छुपाना। तो ऐसे कई सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं शोधकर्ता के ऊपर। तो ये कुछ नैतिक समस्याएं हैं जो कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में चुनौती के रूप में सामने आती हैं। इसके अलावा गलत या अधूरा डेटा, कभी कभी जानकारी पूरी नहीं होती या एक तरफा होती है, जिससे नतीजे गलत हो सकते हैं। तो गलत या अधूरा डेटा ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा संस्कृति की समझ ज़रूरी होती है। अलग अलग समाज की अपनी मान्यताएं होती हैं, इसलिए शोधकर्ता को संवेदनशील और निष्पक्ष रहना होता है। तो संस्कृति की समझ ज़रूरी होती है। तो ये भी एक चुनौती है कि अगर कोई शोध करता है तो उसे संस्कृति की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग समाजों की जो मान्यताएं हैं उनमें भिन्नताएं होती हैं। इसलिए शोधकर्ता को संवेदनशील और निष्पक्ष रहना चाहिए। समाज तेजी से बदलता है। तकनीक, राजनीति या विचारों में तेज़ी से बदलाव आते हैं, जिससे शोध को बार बार अपडेट करना पड़ता है। मतलब समाज में तेज़ी से बदलाव होता है, तो जो रिसर्च होते हैं, जो शोध होता है, तो उसे अपडेट भी समय के साथ करना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। तो अभी यहाँ पर हमने जो कुछ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में आने वाली जो कुछ चुनौतियाँ हैं, इसको अभी हमने समझा।
अब यहाँ पर हम राजनीतिक जांच को समझते हैं। राजनीतिक जांच क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक जांच का मतलब है राजनीति, शासन, सत्ता और लोगों के राजनीतिक व्यवहार को का गहराई से और सोच समझकर अध्ययन करना। मतलब बहुत सिंपल है, एक चीज़ ध्यान रखना, राजनीतिक जांच राजनीति से संबंधित है, ठीक है। राजनीति, शासन, सत्ता और लोगों के राजनीतिक व्यवहार का गहराई से और सोच समझकर अध्ययन करना, यही क्या है? यही राजनीतिक जांच है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, जब हम राजनीति की जांच करते हैं, राजनीति से संबंधित किसी विषय की जांच कर रहे हैं, शासन या सत्ता से संबंधित किसी विषय की जांच कर रहे हैं, जब हम लोगों के राजनीतिक व्यवहार को समझ रहे हैं, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि लोग किस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते हैं, क्या सोचकर लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते हैं, मतलब लोगों का मतदान व्यवहार कैसा है, लोगों का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, मतलब जब हम इन राजनीति से संबंधित इन बातों का गहराई से और सोच समझकर अध्ययन करते हैं, जांच करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं राजनीतिक जांच। तो देखिए, यह कोई सामान्य राय या अनुमान नहीं है, बल्कि यह तथ्यों, आंकड़ों और नियमों के आधार पर किया गया अध्ययन होता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों अनुमान या कोई सामान्य राय नहीं है, ये जो जांच की जाती है ये काफ़ी तथ्यों का प्रयोग करके की जाती है, डेटा का प्रयोग किया जाता है, आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, नियमों का ध्यान रखा जाता है, नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो यह है राजनीतिक जांच का मतलब। आई होप यहाँ पे ये बातें समझ में आई होंगी आपको। राजनीतिक जांच के दो मुख्य भाग होते हैं, एक है मानदंडीय और एक है अनुभवजन्य। तो देखिए दोस्तों, मानदंडीय का मतलब है, नॉर्मेटिव का यहाँ पर मतलब है, इसमें पूछा जाता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, जैसे आदर्श सरकार क्या होती है, सबके साथ न्याय कैसे होता है। मतलब आदर्श चीज़ें क्या हैं राजनीति से संबंधित, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं मानदंडीय में। और अनुभवजन्य का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें देखा जाता है कि वास्तव में क्या हो रहा है, ठीक है, वास्तविक स्वरूप कैसा है, जैसे अलग अलग देशों में लोकतंत्र कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, राजनीतिक जांच के दो मुख्य भाग होते हैं, एक है मानदंडीय में हम देखते हैं कि इसमें एक आदर्श की बात की जाती है कि कोई विषय है राजनीति से संबंधित, तो उस राजनीति से संबंधित विषय को ऐसा होना चाहिए। लेकिन अनुभवजन्य में क्या है कि वो वास्तव में कैसा है और वास्तव में कैसा होता है, यहाँ पे ये बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब राजनीतिक जांच किन चीज़ों का अध्ययन करती है। तो देखिए, राजनीतिक जांच किन चीज़ों का अध्ययन करती है, तो ये बात मैंने अभी आपको समझाई कि राजनीति से संबंधित जो विषय हैं स्पेशली। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बताया गया है काफ़ी। राजनीतिक जांच किन चीज़ों का अध्ययन करती है, तो पहला है राजनीतिक संस्थान, जैसे सरकार, संसद, अदालत, ये कैसे काम करती हैं, तो इनकी जांच की जाती है राजनीतिक जांच में। इसके अलावा राजनीतिक प्रक्रियाएँ, जैसे चुनाव कैसे होते हैं, नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, देश विदेश के रिश्ते कैसे बनते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे विकसित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है, जांच की जाती है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवहार, यानी कि लोग कैसे वोट डालते हैं, जनता क्या सोचती है, आंदोलन क्यों होते हैं, तो इनकी भी जांच की जाती है। तो आई होप यहाँ पे ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है, यानी कि राजनीतिक जांच की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर यह है, मतलब यह केवल राजनीति ही नहीं बल्कि इतिहास, समाजशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र जैसे विषयों से भी ज्ञान लेती है। मतलब ये जो राजनीतिक जांच है, इसमें जब जो जांच की जाती है तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीति से ही ज्ञान लिया जाता है इसमें, बल्कि इतिहास, समाजशास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र जैसे विषयों से भी ज्ञान लिया जाता है, इनकी भी सहायता ली जाती है। इसके अलावा यह समय के साथ बदलती रहती है, जैसे आज के मुद्दे पर भी ध्यान देती है, जैसे कि समय के साथ समाज भी बदल रहा है दोस्तों, तो कई सारे मुद्दे भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि यह भी समय के साथ बदलती रहती है, मतलब इसके भी मुद्दे समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि डिजिटल सरकार, जलवायु बदलाव आदि जो मुद्दे हैं वो बहुत प्रमुख बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है एक कि राजनीतिक जांच क्यों अलग है। तो देखिए, यह सबसे ज़्यादा ध्यान देती है इस बात पर कि सत्ता किसके पास है, वह कैसे प्रयोग हो रही है और इससे समाज पर क्या असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, कौन निर्णय ले रहा है, जनता को कितना अधिकार है। तो ये बातें बहुत सामान्य थी, यही सामान्य बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पर दोस्तों यही बातें आपको बताई गई हैं कि इसमें सत्ता से जुड़े जो विषय हैं, शासन से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो विषय हैं, उनकी जाँच की जाती है। राजनीतिक जाँच की ज़रूरत क्यों है, ये पढ़िए दोस्तों, यहाँ पर ये समझिए राजनीतिक जाँच की ज़रूरत क्यों है। तो पहला है समझना,
राजनीतिक जांच हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग किसी पार्टी को क्यों चुनते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में सरकारें अलग क्यों होती हैं, इससे हमें राजनीति के पीछे छिपे कारण समझने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला कारण है कि राजनीतिक जांच की ज़रूरत इसलिए है समझने के लिए। क्या समझने के लिए? तो हमें राजनीति से संबंधित कई सारी जानकारी समझने को मिलती है राजनीतिक जांच के द्वारा। जैसे कि हमें समझने को मिलता है कि अलग अलग देशों की सरकारों में अलग अलग शासन प्रणालियाँ क्यों हैं। ठीक है, हमें समझने को मिलता है राजनीतिक जांच के द्वारा कि लोग किसी पार्टी को क्यों चुनते हैं। इससे हमें समझने को मिलता है कि किसी राजनीति के पीछे क्या कारण छुपे हैं। तो कई सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्पष्टीकरण, यानी कि किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में हमें स्पष्टीकरण मिलता है, एक्सप्लेनेशन। यह सिर्फ सवाल नहीं पूछती बल्कि जवाब भी ढूंढती है। जैसे लोग वोट क्यों देते हैं या नहीं देते, अर्थव्यवस्था का राजनीति पर क्या असर होता है। मतलब एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन भी मिलता है राजनीतिक जांच के द्वारा कि कोई चीज़ हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे। तो यह सिर्फ सवाल नहीं पूछती बल्कि जवाब भी ढूंढती है राजनीतिक जांच। तो ये इसका एक महत्व है, इसकी इसलिए भी ज़रूरत है। इसके अलावा पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन। तो देखिए दोस्तों, जब हम अच्छी तरह समझते हैं और विश्लेषण करते हैं तब हम भविष्य का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जैसे अगर सरकार कोई नई नीति लाए तो उसका समाज या वोटर पर क्या असर होगा। मतलब पूर्वानुमान लगाने में भी मदद मिलती है। तो राजनीतिक जांच के द्वारा पूर्वानुमान लगाने में भी मदद मिलती है। तो ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट्स कई सारे हैं लेकिन काफ़ी आसान है पॉइंट्स। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आ ही रही होंगी। तो देखिए, राजनीतिक जांच कहाँ काम आती है। अब देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर आप बात को समझिए दोस्तों। राजनीतिक जांच की ज़रूरत क्यों है और राजनीतिक जांच कहाँ काम आती है, इन दोनों टॉपिक्स के अगर हम अर्थ को समझे तो ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। राजनीतिक जांच की क्यों ज़रूरत है, क्या महत्व है और ये कहाँ काम आता है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें आपको कई और पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। ठीक है, नीति निर्माण में देखिए, सरकार जब कोई नीति बनाती है, जैसे स्वास्थ्य नीति, तो राजनीतिक जांच के आंकड़े और विश्लेषण उसे सही दिशा दिखाते हैं। इससे फैसले तर्कसंगत और ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो नीति निर्माण में लाभ होता है। ठीक है, नीति निर्माण में ये लाभ होता है राजनीतिक जांच से। इसके अलावा लोकतांत्रिक भागीदारी, डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, मतलब लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है। जैसे जब लोग राजनीति को समझते हैं तो वे सही से वोट करते हैं, अपने नेताओं से सवाल करते हैं। मतलब राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, लोकतंत्र में काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं। जैसे कि लोगों की जब राजनीतिक समझ बढ़ती है तो लोग सही से वोट करते हैं। ठीक है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने नेताओं से सवाल करते हैं और लोकतंत्र में सक्रिय भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से वो आम लोग लोकतंत्र में भाग लेते हैं। राजनीतिक जांच आम जनता को जागरूक बनाती है। तो ये बातें हैं दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा यहाँ पर ये पॉइंट भी। इसके अलावा सिद्धांत का विकास, राजनीति को समझने के लिए कुछ नियम और ढांचे बनाए जाते हैं। जैसे कैसे जनता का व्यवहार बदलते समय में बदलता है, या कैसे सरकारें अलग अलग हालात में फैसले लेती हैं। मतलब राजनीति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनका भी विकास होता है। जब राजनीतिक जांच होती है तो कई सारी नई बातें भी सामने आती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है सिद्धांत के विकास में, है ना। कई सारे सिद्धांत भी बनाए जाते हैं और जैसे जैसे शोध करके या राजनीतिक जांच के द्वारा राजनीति से संबंधित नई बातें सामने आती हैं, नए तथ्य सामने आते हैं, तो सिद्धांत में उनको शामिल किया जाता है। तो राजनीति से संबंधित जो सिद्धांत है उनका भी विकास होता है। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अब देखिए, आज के समय में राजनीतिक जांच क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आज दुनिया में असमानता, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। राजनीतिक जांच यह समझने में मदद करती है कि इन समस्याओं के पीछे कारण क्या हैं और उनका हल क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज के समय में राजनीतिक जांच क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, आज दुनिया में असमानता, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और आतंकवाद जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। राजनीतिक जांच यह समझने में मदद करती है कि इन समस्याओं के पीछे क्या कारण हैं और उनका हल क्या हो सकता है, उनका क्या समाधान हो सकता है। तो ये समझने में राजनीतिक जांच मदद करती है। तो इसलिए भी राजनीतिक जांच ज़रूरी है। उदाहरण
चुनावी प्रणाली कैसी होनी चाहिए जिससे हर वर्ग की आवाज़ सुनी जाए। संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थान दुनिया की बड़ी समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं, यह भी राजनीतिक जांच का हिस्सा है। तो आई होप यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अभी हमने समझा कि आज के समय में राजनीतिक जांच क्यों ज़रूरी है, इसको समझा हमने। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजनीतिक जांच में पद्धतियाँ, मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण। देखिए दोस्तों, जब हमने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा था कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में भी मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी यही बातें हैं कि राजनीतिक जांच में मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धति का प्रयोग होता है। राजनीतिक घटनाओं जैसे चुनाव, आंदोलन, नीति आदि को अच्छी तरह समझने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीकों से जांच करनी पड़ती है। इस जांच के दो मुख्य तरीके होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरीके बताए गए हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, जो कि राजनीतिक जांच में प्रयोग किए जाते हैं। मात्रात्मक पद्धति क्या है, ये आपको पहले भी बताया मैंने। तो देखिए, मात्रात्मक पद्धति इसका मतलब यही है कि इसमें हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नंबर्स का प्रयोग करते हैं, डेटा का उपयोग करते हैं। इसमें हम उदाहरण के लिए कितने लोग वोट देते हैं, किस जाति या वर्ग ने किस पार्टी को वोट दिया आदि। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा मात्रात्मक पद्धति का क्या मतलब है, कि इसमें हम डेटा का उपयोग करते हैं। मुख्य बातें, डेटा इकट्ठा करना, जैसे कि सर्वे के द्वारा, जनमत संग्रह आदि के द्वारा डेटा को इकट्ठा किया जाता है, आंकड़े जुटाए जाते हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण कंप्यूटर या गणितीय तरीकों से किया जाता है, जैसे कौन सी बात किस पर असर डाल रही है। तो दोस्तों सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया जाता है, यानी कि जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा निष्पक्षता, क्योंकि ये विधि आंकड़ों पर आधारित है इसलिए निष्पक्ष यानी कि बायस फ्री मानी जाती है। मतलब यहाँ पर मात्रात्मक पद्धति के एक फ़ायदे के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसमें निष्पक्षता दिखाई देती है, क्योंकि ये विधि आंकड़ों पर आधारित होती है, इसलिए निष्पक्ष मानी जाती है, बायस फ्री मानी जाती है। तो मात्रात्मक पद्धति के बारे में यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, आई होप यहाँ पे ये बातें समझ में आई होंगी। उदाहरण, 2019 के चुनावों में लोगों ने किस आधार पर वोट डाला, यह जानने के लिए सर्वे और आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। बहुत सिंपल है दोस्तों, मात्रात्मक पद्धति में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, डेटा का उपयोग किया जाता है। इसमें आंकड़े जुटाए जाते हैं, डेटा को इकट्ठा किया जाता है। इसमें सर्वे भी शामिल है, जनमत संग्रह भी शामिल है, और जो अभी पहले मैंने आपको मात्रात्मक पद्धति में बताया था, जैसे कि सांख्यिकीय विश्लेषण भी इसमें शामिल है। आई होप यहाँ पे ये बातें समझ में आई होंगी। इससे हम ऐसे सवाल पाते हैं, मतलब ये जो पद्धति है मात्रात्मक पद्धति, इसका उपयोग अगर किया जाता है तो हाँ, इससे हम ऐसे सवालों के जवाब पाते हैं, जैसे कि लोग किस कारण वोट करते हैं, गरीब और अमीर लोग अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं। देखिए यहाँ पर राजनीति से संबंधित बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं ना, राजनीतिक जांच में मात्रात्मक पद्धति को समझ रहे हैं हम। तो जब राजनीतिक जांच में मात्रात्मक पद्धति का उपयोग होता है, तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि हम ऐसे सवालों के जवाब पाते हैं, जैसे कि लोग किस कारण वोट करते हैं, गरीब और अमीर लोग अलग अलग पार्टियों को क्यों चुनते हैं, शिक्षा और राजनीति में भागीदारी का क्या संबंध है, इत्यादि ऐसे जब सवालों के जवाब मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गुणात्मक पद्धति की। जब हम लोगों के अनुभव और सोच से राजनीति को समझते हैं, तो गुणात्मक पद्धति का क्या मतलब है, तो आपको पता ही होगा। तो जब हम लोगों के अनुभव और सोच से राजनीति को समझते हैं, इसमें हम संख्याओं की बजाय लोगों की बातें, अनुभव, भावनाएं और विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य बातें, इंटरव्यू और फोकस ग्रुप, लोगों से बातचीत करके उनकी राय और सोच समझते हैं। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, इसके द्वारा या केस स्टडी के द्वारा कई सारी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। कई तरह से मतलब इनके द्वारा जांच की जाती है, किसी घटना की, किसी विषय की जांच इस तरह से की जाती है। जैसे कि इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, इसके द्वारा लोगों से बातचीत करके लोगों के विचार जाने जाते हैं, लोगों की क्या राय है इसको जाना जाता है। केस स्टडी के द्वारा किसी एक घटना या आंदोलन से को गहराई से समझा जाता है। भाषणों और लेखों का विश्लेषण, इसमें जैसे कि कोई भाषण है, कोई लेख है, तो उसका भी विश्लेषण किया जाता है। यह देखा जाता है कि
नेता क्या कहते हैं और उससे जनता पर क्या असर होता है। तो ये सारी बातें हैं। राजनीतिक जांच में गुणात्मक पद्धति का प्रयोग अगर किया जाता है तो इससे हम ऐसे सवालों के जवाब पाते हैं, जैसे कि लोग किसी आंदोलन में क्यों शामिल होते हैं, नेता अपनी बातों से लोगों की राय कैसे बनाते हैं, किसी खास समुदाय की राजनीतिक सोच कैसी है। उदाहरण, किसान आंदोलन को समझने के लिए किसानों से बातचीत की गई, उनके भाषणों और नारों का विश्लेषण किया गया ताकि यह जाना जा सके कि वे क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसका समाज पर क्या असर है। आई होप यहाँ पे ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण की पूरक भूमिका, मतलब मिलजुल कर काम करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मात्रात्मक यानी जो कि संख्या पर आधारित है और गुणात्मक अर्थ और अनुभव आधारित तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब इन दोनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो राजनीतिक घटनाओं की बेहतर और गहराई से समझ मिलती है। इसे मिश्रित पद्धति अनुसंधान कहा जाता है। तो जब हमने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पढ़ा था तो तब हमने मिश्रित पद्धति को भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वही बातें बताई जा रही हैं कि जो इनका मिला जुला रूप है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक, जब इन दोनों ही पद्धति को उपयोग किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जांच हो पाती है। तो इसका भी एक महत्व है। तो इन दोनों को ही मिलाकर जो मिश्रित पद्धति बनती है, इसका भी एक महत्व है राजनीतिक जांच में। आई होप यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजनीतिक जांच में चुनौतियाँ और बहस। निष्पक्षता और व्याख्या की चुनौती। राजनीति बहुत जटिल विषय है। एक ही बात को अलग अलग लोग अलग तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए जब कोई शोधकर्ता किसी राजनीतिक मुद्दे पर रिसर्च करता है तो ज़रूरी है कि वह निष्पक्ष यानी कि बिना पक्षपात के काम करें। लेकिन हर इंसान की अपनी सोच, विश्वास और पृष्ठभूमि होती है, इसलिए पूरी तरह निष्पक्ष होना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी शोधकर्ता को पर्यावरण की बहुत चिंता है तो वह रिसर्च में पर्यावरण से जुड़ी नीतियों को ज़्यादा महत्व दे सकता है, जबकि अन्य जरूरी मुद्दे जैसे शिक्षा या रोजगार को वह उतना महत्व ना दे। इसलिए ज़रूरी है कि शोधकर्ता सबसे पहले यह समझे कि उसमें भी पक्षपात हो सकता है। उसे इस पक्षपात को पहचान कर उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक जांच में कुछ चुनौतियां हैं। तो एक चुनौती यह है निष्पक्षता और व्याख्या की चुनौती। देखिए, जो शोधकर्ता है उसे निष्पक्ष रहना चाहिए। तो ये एक चुनौती भी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो शोधकर्ता है उसकी भी अपनी एक सोच होती है, ठीक है, उसका अपना विचार होता है, उसका अपना विश्वास होता है, उसकी भी एक पृष्ठभूमि होती है। मतलब क्योंकि अगर हम बात करें कि शोधकर्ता का अपना भी एक विचार होता है, ठीक है, शोधकर्ता की अपनी एक सोच होती है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर शोधकर्ता किसी विषय पर काम कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो निष्पक्ष रहे पूरी तरह। मतलब जो शोध किया जा रहा है वो पूरी तरह निष्पक्षता के साथ किया जा सके, तो ये भी एक चुनौती है। इसके लिए यहाँ पर यही उपाय बताया गया है कि जो शोध करता है उसे खुद ये समझना चाहिए कि उसमें भी पक्षपात हो सकता है। मतलब उसमें भी पक्षपात की भावना हो सकती है और वो इस भावना को पहचाने और इसको कम से कम करने का प्रयास करें। यानी कि वो निष्पक्ष होने का प्रयास करें और निष्पक्ष होकर किसी विषय पर शोध करें। देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि जैसे कि कोई शोध करता है जो कि पर्यावरण की ऐसा मान लीजिए, अगर किसी शोधकर्ता को पर्यावरण की बहुत चिंता है, मतलब कोई ऐसा शोध करता है जो कि पर्यावरण के बारे में बहुत सोचता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है अगर कोई शोधकर्ता, तो अगर वो पर्यावरण से संबंधित किसी विषय पर कोई शोध कर रहा है तो वो हो सकता है, या किसी भी विषय पर अगर वो शोध कर रहा है तो वो हो सकता है कि वहाँ पर वो जिस सोच से वो प्रभावित है वो अपने विचार को वहाँ पर रखने का प्रयास करे और उसका झुकाव अपने विचारों पर अधिक हो। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि जो शोध करता है उसे निष्पक्ष होना चाहिए, उसे निष्पक्ष रहने का प्रयास पूरी तरह करना चाहिए। तो निष्पक्षता एक यहाँ पर चुनौती है राजनीतिक जांच में। आई होप ये समझ में आया होगा पॉइंट आपको। शोधकर्ता का प्रभाव, वही बातें यहाँ पर भी लिखी हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे ऐड की गई है। शोधकर्ता का प्रभाव,
देखिए, हर शोधकर्ता की अपनी राजनीतिक सोच होती है, संस्कृति और अनुभव होते हैं जो उसकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि एक ही विषय पर अलग अलग लोग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यवहार पर शोध करते समय किसी का झुकाव किसी पार्टी की ओर हो सकता है। इससे सवालों की भाषा या परिणामों की व्याख्या प्रभावित हो सकती है। समाधान क्या हो सकता है इसका? तो देखिए, यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि शोधकर्ता का प्रभाव, यानी कि शोधकर्ता जब किसी चीज़ पर शोध करता है तो हो सकता है कि वो अपने विचारों से प्रभावित होकर ही शोध में कई सारी चीज़ों को अपने विचारों से प्रभावित होकर वो शामिल करे शोध में। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि शोधकर्ता की अपनी एक राजनीतिक सोच होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपना अनुभव होता है, तो वो हो सकता है कि इनसे प्रभावित होकर वो किसी शोध में, किसी रिसर्च में वो अपने विचार शामिल कर दे, या अपने विचारों से प्रभावित होकर वो कई चीज़ों को शामिल करे शोध में। तो ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक चुनौती है। इसका यहाँ पे समाधान भी बताया गया है, जैसे कि इसका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है स्वयं के पक्षपात को पहचानना, कि वो पहचाने कि जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, वो ये इस बात को महसूस करे, इस बात को माने कि उसमें भी पक्षपात हो सकता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी पक्षपात की भावना हो सकती है। पहले वो इस बात को स्वीकार करे। शोधकर्ता को समझना चाहिए कि वह भी इंसान है और उसमें भी विचारों का झुकाव हो सकता है। उसे यह सोचना चाहिए, कहीं मैं अपने विचारों के अनुसार डेटा को देख तो नहीं रहा। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वो अगर अपने विचारों से किसी डेटा को देखेगा, किसी आंकड़े को देखेगा, तो वो अपने विचारों से संबंधित ही बातें कहेगा या शोध में शामिल करेगा। तो उसे ऐसा हमेशा महसूस होते रहना चाहिए कि कहीं मैं अपने विचारों के अनुसार डेटा को देख तो नहीं रहा, ताकि वो निष्पक्ष रह सके। मतलब उसे अपने विचारों के अनुसार डेटा को नहीं देखना, उसे निष्पक्ष रहना है। तो ऐसा उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए निष्पक्ष रहने का। क्या कोई और भी तरीका है जिससे डेटा को समझा जा सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है, ताकि जो शोध करता है उसका प्रभाव कम से कम, मतलब उसका प्रभाव ना के बराबर हो और शोधकर्ता निष्पक्ष रह सके। यहाँ पे बताया गया है प्रतिबिंबित अभ्यास। ये क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है कि शोधकर्ता खुद पर नज़र रखे, वह क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और क्या उसका नज़रिया उसके शोध को प्रभावित कर रहा है, उसकी रिसर्च को प्रभावित कर रहा है। जैसे सवाल खुद से पूछे जाएं, जैसे वो सवाल पूछ सकता है खुद से कि क्या मैं इस डेटा को अपने राजनीतिक विश्वास के हिसाब से देख रहा हूँ, क्या मेरी संस्कृति मेरी सोच को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो प्रतिबिंबित अभ्यास है कि वो खुद को ही मतलब खुद पर ही नज़र रखे शोधकर्ता, कि कहीं वो अपनी सोच से प्रभावित होकर तो शोध में बातें शामिल नहीं कर रहा। तो ये जो प्रतिबिंबित अभ्यास है, इसके द्वारा वो अधिक निष्पक्ष रह पाएगा। इसके साथ ही एक चुनौती है राजनीतिक जांच में नैतिक चिंताएं। राजनीतिक जांच करते समय नैतिकता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीधे व्यक्तियों और समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चुनावों में लोगों का व्यवहार, सरकार की नीतियां या प्रशासन का कामकाज। इसलिए शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका काम जिम्मेदारीपूर्ण, सम्मानजनक और मानवीय हो। मतलब जो नैतिक भावना है, जो नैतिक चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो राजनीतिक जांच में एक चुनौती ये भी है, राजनीतिक जांच में नैतिक चिंताएं। तो जो शोध करता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो नैतिकता का ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चुनौती बताई गई है, साथ में ये भी बताया गया है कि शोधकर्ता को उस चुनौती से कैसे निपटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो नैतिकता है, इसका ध्यान रखना, नैतिकता का ध्यान रखना राजनीतिक जांच में एक चुनौती है। लेकिन समाधान भी यही है कि जब जो भी शोध करता है, जब वो रिसर्च कर रहा है, अपना शोध कर रहा है, तो वो नैतिकता का ध्यान रखें। शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका काम जिम्मेदारीपूर्ण हो, सम्मानजनक हो और मानवीय हो। ठीक है, संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों को संभालने में सतर्कता। तो ये भी एक चुनौती है राजनीतिक जांच में, कि जो संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे हैं उनको संभालने में सतर्कता। जब कोई संवेदनशील, सेंसिटिव राजनीतिक मुद्दों पर शोध करता है, तो उसे यह देखना होता है कि उसकी
जानकारी से किसी भी व्यक्ति या समुदाय को नुकसान ना पहुँचे। जिन लोगों पर शोध किया जा रहा है उनकी गरिमा और अधिकारों का सम्मान हो। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है हम कैसे जानते हैं कि कोई बात सही है, यानी ज्ञान की प्रकृति और स्रोतों पर सोच विचार करना। राजनीति विज्ञान में भी ये सवाल उठता है, जैसे हम जो राजनीति के बारे में जानते हैं वो कैसे और किस आधार पर जानते हैं। देखिए सिंपल सा मतलब है, ज्ञान मीमांसा का अर्थ यही है कि मान लीजिए हमारे पास कोई जानकारी है, ठीक है, हम अपने आप से जब प्रश्न करें कि ये जो जानकारी है वो जानकारी का स्रोत क्या है, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है, ये जानकारी कहाँ से आई है, ये जो जानकारी है वो कैसी जानकारी है, जब हम इस पर सोच विचार करते हैं तो यही ज्ञान मीमांसा है। तो ज्ञान मीमांसा में दोस्तों यही होता है कि ये देखा जाता है कि जो भी जानकारी है उसका क्या स्रोत है, उसकी प्रकृति क्या है, वो किस तरह की जानकारी है, तो इस पर सोच विचार किया जाता है। जब किसी जानकारी पर, जब किसी ज्ञान पर, ज्ञान की प्रकृति और स्रोत की बात की जाए, जब किसी ज्ञान की प्रकृति और स्रोतों पर सोच विचार किया जाए तो वही ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा का मतलब आपको समझ में आया होगा। राजनीतिक विज्ञान में भी ये सवाल उठता है, जैसे कि अगर हमें राजनीति से संबंधित कोई बात पता है, ठीक है, किसी बात की जानकारी है, तो वो कैसे और किस आधार पर हम जानते हैं, मतलब उस जानकारी का क्या आधार है, वो जानकारी कैसे सही है या वो जानकारी किस तरह की है, तो यही क्या है, यही ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करती है। देखिए जो ज्ञान मीमांसा है ये निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करती है, ये कई सारे प्रश्न करती है, जैसे कि ज्ञान क्या है, किसी चीज़ को जानने का क्या मतलब है, हम ज्ञान और विश्वास और राय के बीच कैसे अंतर करते हैं, तो ज्ञान क्या है, ऐसे प्रश्न इसके द्वारा किए जाते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान यह संवेदी अनुभववाद, तर्कसंगत विचार, अंतर ज्ञान या अन्य माध्यमों से प्राप्त होता है। अभी आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो इसे मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये जो पॉइंट है इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में जानकारी लिखी हुई है। तो ये दोस्तों जो ज्ञान मीमांसा है ये कई प्रश्न करता है, जैसे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, यहाँ पे कई बातें लिखी हैं, तो इनको आप सरल शब्दों में समझिए। जैसे कि ज्ञान कई तरीक़ों से प्राप्त हो सकता है। अनुभववाद कहता है कि हम ज्ञान अपनी इंद्रियों, जैसे कि देखकर, सुनकर, छूकर आदि के अनुभव से प्राप्त करते हैं। तर्कवाद कहता है कि ज्ञान तर्क और सोचने की शक्ति से आता है। कुछ लोग मानते हैं कि अंतर्ज्ञान यानी कि भीतर से आने वाली समझ से भी ज्ञान मिल सकता है। इसके अलावा शिक्षा, परंपरा और दूसरों के अनुभवों से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि ये जो ज्ञान मीमांसा है ये प्रश्न करता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, क्या ज्ञान का एक सही स्रोत अनुभववाद है, क्या ज्ञान का एक सही स्रोत तर्कवाद है, क्या ज्ञान का एक सही स्रोत अंतर्ज्ञान है। मतलब ये प्रश्न करके समझने का प्रयास करता है। जैसे कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अनुभववाद कहता है कि जो ज्ञान है वो देखकर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं ज्ञान को, जैसे कि देखकर, सुनकर, छूकर। और तर्कवाद कहता है जैसे कि ज्ञान तर्क और सोचने की शक्ति से आता है। तो ये सारी बातें हैं, समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ पर। ये तो सिंपल है। ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ऐसे भी ये प्रश्न करता है। ये जो ज्ञान मीमांसा ये प्रश्न करता है कि ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, क्या हम सब कुछ जान सकते हैं। ये प्रश्न के रूप में यहाँ पे बातें आपको बताई जा रही हैं। क्या हम सब कुछ जान सकते हैं, हम जो जान सकते हैं उसकी कोई सीमाएं हैं। हम संशयवाद को कैसे समझ सकते हैं, जो निश्चित ज्ञान की संभावना पर सवाल उठाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे इस बातें समझाई हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हार्ड पॉइंट, ये थोड़ा मतलब आपको हार्ड लग रहा होगा, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैंने सिंपल में समझाया है। यह ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ जान सकते हैं, हमारी समझ और ज्ञान की भी कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते हैं कि हम किसी भी बात को पूरी तरह से नहीं जान सकते। इस विचार को संशयवाद कहते हैं, ठीक है। ये जो बातें यहाँ पे हैं ये संशयवाद कह रहा है कि ज्ञान जो है उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं ज्ञान पाने की। संशयवाद यह सवाल उठाता है कि क्या निश्चित और पूर्ण ज्ञान संभव भी है या नहीं, ठीक है।
तो ये संशयवाद का ये विचार है, यहाँ पे ये विचार रखा गया है, समझाया गया है। तो ये जो ज्ञान मीमांसा ये प्रश्न करता है कि क्या ज्ञान की कोई सीमाएं हैं, ठीक है, क्या हम सब कुछ जान सकते हैं, या हम मतलब या फिर जो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं क्या उसकी भी कोई सीमाएं हैं। तो ऐसे प्रश्न ज्ञान मीमांसा के द्वारा किए जाते हैं। न्यायोचित विश्वास क्या होता है, जैसे कि न्यायोचित विश्वास क्या होता है, मतलब इसका यह है कि क्या एक विश्वास को न्यायोचित या सत्य बनाता है, क्या एक विश्वास को न्यायोचित या सत्य बनाता है। हम अपने ज्ञान के दावों को कैसे मानने या सत्यापित करते हैं। जब कोई विश्वास सच्चाई पर आधारित हो और उसके पीछे तर्क या प्रमाण हो तो उसे न्यायोचित विश्वास कहा जाता है। यह केवल मान लेने की बात नहीं होती बल्कि समझदारी और कारण से जुड़ा होता है। मतलब ज्ञान मीमांसा ऐसे प्रश्न करता है कि न्यायोचित विश्वास क्या होता है। मतलब किसी विचार को, किसी विश्वास को कौन सी चीज़ न्यायोचित बनाती है या सत्य बनाती है। तो ये बातें हैं। ज्ञान की संरचना क्या है। ज्ञान के विभिन्न, अभी मैं आपको एक बार कंक्लूड कर दूंगा, ये वाला जो पॉइंट है, टॉपिक है, अभी मैं कंक्लूड कर दूंगा, आप कंफ्यूज मत होइए। ज्ञान की संरचनाएं, जैसे कि ज्ञान के विभिन्न भाग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ज्ञान के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे किसी एक बात को जानना दूसरी बात को समझने में मदद करता है। ज्ञान एक प्रकार का जाल या ढांचा है जिसमें सभी जानकारियाँ आपस में संबंधित होती है। तो ब्रैकेट में मैंने बस आपको यहाँ पे थोड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। बाकी मुख्य बात यहाँ पर बताई गई है कि ज्ञान के विभिन्न भाग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। ये मतलब ज्ञान मीमांसा ऐसे प्रश्न करता है कि ज्ञान की संरचनाएं किस तरह की हैं। मतलब ज्ञान के जो अलग अलग भाग हैं, मान लीजिए कोई जानकारी है तो एक जानकारी से दूसरी जानकारी जुड़ी हुई है, तो किस तरह से जुड़ी हुई है, ऐसे प्रश्न ज्ञान मीमांसा के द्वारा किए जाते हैं। भाषा और अर्थ की भूमिका। भाषा हमारी समझ और हमारी जानकारी की सीमाओं को किस प्रकार आकार देती है। तो यहाँ पे प्रश्न के रूप में बताया गया है कि जो भाषा है वो हमारी समझ को, हमारी जानकारी को किस तरह की सीमाओं को, जानकारी की सीमाओं को किस प्रकार आकार देती है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसे सिंपल तरीके से समझोगे तो समझ में आएगा। ज्ञान मीमांसा कई तरह से प्रश्न करता है, कई तरह के प्रश्नों पर विचार करता है ज्ञान मीमांसा। जैसे कि ज्ञान क्या है इस पर विचार करता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इस पर विचार करता है, ज्ञान की संरचना क्या है, न्यायोचित विश्वास का क्या मतलब होता है, ज्ञान की क्या सीमाएं हैं, क्या ज्ञान की कोई सीमाएं हैं या सीमाएं नहीं हैं, क्या जो भाषा है और जो अर्थ है, मतलब है किसी चीज़ का समझने का, यानी कि जो भाषा है वो हमारी समझ और हमारी जानकारी की सीमाओं को किस प्रकार आकार देती है। तो ये ऐसे प्रश्नों पर विचार करता है ज्ञान मीमांसा। अभी हमने ज्ञान मीमांसा के अर्थ को समझा, ज्ञान मीमांसा क्या है इसको समझा, ज्ञान मीमांसा कुछ प्रश्नों पर विचार करता है, थोड़ा सा हमने इसको भी समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, तो इसमें भी ये बातें बताई गई हैं, तो ये भी जल्दी से समझते हैं इसे भी। मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो देखिए डेटा संग्रह, देखिए मतलब तो आपको समझ में आ गया और लगभग जानकारी भी वही बताई गई है। बस क्या है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ उदाहरण दे दिए गए हैं। और राजनीतिक जांच की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक जांच में जब हम बात करते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक की, तो उसमें मतलब वही है, मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब वही है, तरीके का मतलब वही है, लेकिन थोड़े जो उदाहरण हैं वो राजनीतिक जांच से संबंधित दे दिए गए हैं। और यहाँ पर भी क्या है, अर्थ तो सेम ही है, बस थोड़े जो उदाहरण वगैरह हैं, थोड़ी कुछ बातें हैं तो वो ज्ञान मीमांसा से संबंधित हैं या कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है, तो देखिए इसमें डेटा का संग्रह किया जाता है। इसमें शोधकर्ता संख्याओं या आंकड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सर्वे, जनमत संग्रह या मौजूदा डेटा का विश्लेषण करना। विश्लेषण, ठीक है, आंकड़ों को सांख्यिकीय उपकरणों जैसे पैटर्न, सहसंबंध आदि से विश्लेषित किया जाता है। मतलब जो भी डेटा होता है उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विश्लेषण किसी भी तरह से कर लिया जाए, तो जो भी मतलब नियम वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है, किसी चीज़ का विश्लेषण, किसी संख्या का विश्लेषण करने के लिए, तो उस तरीके से विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। जैसे कई सारे पैटर्न को समझा जाता है, कई जानकारी किस तरह से जुड़ी हुई है एक दूसरे से, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रतिगमन विश्लेषण या समय श्रृंखला विश्लेषण। सामान्यीकरण, इसका उद्देश्य ऐसे निष्कर्ष निकालना
है कि जो बड़ी आबादी पर लागू हो सकें या भविष्यवाणियाँ की जा सकें। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि सामाजिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं की तरह वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। मतलब ये जो दोस्तों मात्रात्मक दृष्टिकोण है, मात्रात्मक ये जो तरीका है, ये प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से भी मतलब जुड़ा हुआ है। ये जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, ये मानता है कि सामाजिक घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं की तरह वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, यानी यह एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि मात्रात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है, यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मात्रात्मक अनुसंधान आपको समझ आया होगा। इसमें आंकड़ों का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे निष्कर्ष निकालना होता है जो बड़ी आबादी पर लागू हो सकें या भविष्यवाणियाँ की जा सकें, यानी कि अनुमान भी लगाया जा सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर यही है कि इसमें आंकड़ों का उपयोग होता है, डेटा का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत जो शब्द है वो है व्यक्तिपरक, यानी कि सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का मतलब होता है, या व्यक्तिपरक का मतलब होता है कि व्यक्ति की राय भी इम्पॉर्टेंट हो। तो गुणात्मक पद्धति में हम देखते हैं कि व्यक्ति की राय इम्पॉर्टेंट है। देखिए, गुणात्मक अनुसंधान को समझते हैं अब, तो यहाँ पर भी डेटा संग्रह होता है, लेकिन देखिए इसमें आंकड़ों के बजाय शोधकर्ता गहन साक्षात्कार, समूह चर्चा या दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं। इसमें विचारों, भावनाओं और अनुभवों और गहराई से समझने पर ध्यान दिया जाता है। विश्लेषण, इसका उद्देश्य यह समझना है कि राजनीतिक घटनाएं क्यों और कैसे घटित होती हैं, यानी कैसे और क्यों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें भी विश्लेषण किया जाता है, लेकिन इसमें जैसे कि कोई घटना क्यों हुई, कोई घटना कैसे हुई, तो इस तरह से इसमें विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा प्रासंगिक समझ, यह संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और व्यक्तिगत अनुभव को महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव को ये महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि किसी व्यक्ति की राय भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। तो जो संदर्भ है, जो किसी व्यक्तिगत अनुभव है, तो इसको भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसमें यह माना जाता है कि हर घटना का अर्थ सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि यह अलग अलग संदर्भों में अलग हो सकता है। मतलब दोस्तों, ये जो गुणात्मक अनुसंधान है, ये मानता है कि हर घटना का अर्थ सार्वभौमिक नहीं होता, यानी कि एक जैसा नहीं होता, बल्कि यह अलग अलग संदर्भों में अलग हो सकता है। मतलब संदर्भ बदलने पर जो घटना है उसका अर्थ अलग हो सकता है। व्याख्यावादी दृष्टिकोण यह मानता है कि वास्तविकता सामाजिक रूप से बनाई जाती है और हर व्यक्ति का ज्ञान व्यक्तिगत होता है। इसमें मानव व्यवहार की जटिलता और सांस्कृतिक संदर्भों की अहमियत होती है। मतलब दोस्तों, इसमें व्याख्यावादी दृष्टिकोण से संबंधित बातें भी इसमें सम्मिलित हैं। ये मानता है कि हर व्यक्ति का अपना विचार होता है और इसमें मानव व्यवहार की जटिलता और सांस्कृतिक संदर्भों की भी अहमियत होती है। ज्ञान मीमांसा संबंधी आधार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई हैं, इन्हें समझते हैं। ज्ञान मीमांसा संबंधी आधार, मात्रात्मक विधि, ज्ञान का दृष्टिकोण। तो देखिए, यह मानता है कि ज्ञान को माप और परिमाणित किया जा सकता है। वास्तविकता को संख्याओं और मापने योग्य तथ्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। मतलब ये जो मात्रात्मक विधि है, इसका मानना है कि ज्ञान को मापा जा सकता है और परिमाणित किया जा सकता है, और वास्तविकता को संख्याओं और मापने योग्य तथ्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। समीक्षा, मात्रात्मक विधि राजनीति के बड़े पैमाने को दिखाती है, लेकिन कभी कभी यह सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को नज़रअंदाज कर देती है। जटिल राजनीतिक घटनाओं को बहुत सरल रूप में पेश कर सकती है, जिससे उनका गहन अर्थ खो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मात्रात्मक जो ये विधि है, ये राजनीति के बड़े पैमाने को दिखाती है, लेकिन कभी कभी यह सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को, जो सामाजिक और ऐतिहासिक जो संदर्भ है, उसको नज़रअंदाज कर देती है। जटिल राजनीतिक घटनाओं को, जो जटिल राजनीतिक घटनाएं हैं, तो उनको ये बहुत सरल रूप में पेश कर सकती है, जिससे क्या हो सकता है कि उनका जो गहरा अर्थ है वो खो सकता है, यानी कि जो गहरा अर्थ है उसे नज़रअंदाज इसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको समझा। इसके अलावा गुणात्मक विधि, ज्ञान का दृष्टिकोण, यह मानता है कि ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों, कथाओं और व्याख्याओं के माध्यम से निर्मित होता है, यानी कि व्यक्ति की जो राय है, व्यक्ति का जो अनुभव है, वो इम्पॉर्टेंट है। यह समझ की व्यक्तिपरक प्रकृति को स्वीकार करता है। ये जो गुणात्मक विधि है, ठीक है, विधि कह लो, गुणात्मक पद्धति कह लो,
तो यह समझ की व्यक्तिगत प्रकृति को स्वीकार करता है। व्यक्तिगत का मैंने मतलब बता दिया कि व्यक्ति की राय, व्यक्ति का अनुभव, ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, व्यक्ति की राय को इम्पोर्टेंस दी जाती है। व्यक्तिगत मतलब जो व्यक्तिगत अनुभव है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है गुणात्मक विधि के द्वारा। गुणात्मक विधि की समीक्षा को अगर हम देखें तो देखिए, गुणात्मक विधि राजनीति की गहराई और संदर्भ को बेहतर समझ सकती है। यह उन बारीकियों को समझने में मदद करती है जिन्हें मात्रात्मक विधियां छोड़ सकती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं कि जो गुणात्मक विधि है वो राजनीति की गहराई और संदर्भ को बेहतर समझ सकती हैं। विधियों का एकीकरण, यानी कि ये जो मात्रात्मक, ये जो गुणात्मक विधि है, इन विधियों का एकीकरण यहाँ पे बताया गया है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियाँ अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। त्रिकोणीकरण, जब दोनों विधियाँ समान निष्कर्षों पर पहुँचती हैं तो इससे शोध की वैधता मजबूत होती है। मतलब दोस्तों, दोनों ही जो तरीके हैं ये दोनों ही महत्वपूर्ण तरीके हैं, और जब दोनों ही तरीके एक समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो इससे जो शोध किया गया है, जो रिसर्च की गई है, उसकी वैधता को और भी ज़्यादा मजबूती मिलती है। व्यापक समझ, मात्रात्मक डेटा हमें राजनीतिक घटनाओं का पैमाना और दायरा बताता है, जबकि गुणात्मक डेटा हमें घटनाओं के पीछे की प्रेरणाओं और बारीकियों को समझने में मदद करता है। मतलब यह है कि ये दोनों ही जो तरीके हैं वो दोनों ही तरीके महत्वपूर्ण हैं, और ये दोनों ही तरीके व्यापक समझ प्रदान करते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया काफ़ी अच्छे से, सारी बातें बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। आई होप सारी बातें आपको सही से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपकी ये जो यूनिट थी इसको पूरी तरह समझा। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।